प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय कोटा के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम संरचना व बंधन का अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकर्मक, रासायनिक यौगिक अणु से मिलकर बने होते हैं और जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो अणु बनाते हैं। और अणु जिस शक्ति के साथ आपस में बंधे रहते हैं उस बंधन को हम रासायनिक बंधन कहते हैं। कोई भी परमाणु अपने स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बंध का निर्माण करता है और वह अपने बाह्यतम कक्ष में न्यूनतम 8 इलेक्ट्रॉन या अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है ताकि उसका स्थायित्व बना रह सके। और स्थायित्व बनाए रखने के लिए दो भिन्न भिन्न परमाणु या दो समान परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया या बंध द्वारा जुड़कर स्थायित्व प्राप्त करते हैं। संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बनिक रसायन के इस भाग में हम देखते हैं कि किस प्रकार कार्बनिक रसायन में जिन अणुओं का अध्ययन किया जाता है या जिन संरचनाओं का हम अध्ययन करते हैं तो उनकी संरचनाएं किस प्रकार की हैं और उनके अंदर उपस्थित परमाणुओं के मध्य किस प्रकार का बंध पाया जाता है। उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने से ज्ञात होता है कि हीलियम के अतिरिक्त समस्त उत्कृष्ट गैसों में बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन NH2 की उपस्थिति तत्वों के स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। उत्कृष्ट गैसों के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व जिनमें अष्टक या ऑक्टेट रीअरेंजमेंट नहीं होता है तो वह अणु अस्थायी होते हैं और ऐसे परमाणु अपने स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणुओं से क्रिया करके अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं। रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और रासायनिक बंध तथा अष्ट व्यवस्था प्राप्त करके स्थायी यौगिक बनाते हैं। ऐसा करने के लिए परमाणु कभी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और कभी इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। इसी के अनुसार रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, जिसका कि अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन में भी करते हैं। पहले प्रकार का जो बंधन है वो है आयनिक बंधन या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जब अति धन विद्युतीय व अति ऋण विद्युतीय तत्व परस्पर संपर्क में आते हैं तो अति धन विद्युतीय तत्व आवश्यकता अनुसार एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से त्याग कर एक स्थायी धनायन बनाते हैं। अर्थात वो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो उस पर धनायन बन जाता है। और अति ऋण विद्युतीय तत्व आवश्यकता अनुसार एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी ऋणायन बनाते हैं। और ये विपरीत आवेशित आयन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल या आणविक बल द्वारा जुड़कर एक आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे सोडियम धातु जो कि 11वें स्थान पर परमाणु आवर्त सारणी में है तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ बनाता है। उसी प्रकार क्लोरीन 17वें स्थान पर होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन माइनस आयन बनाता है। इस प्रकार Na+ और Cl- आपस में क्रिया करके NaCl लवण बनाते हैं। उसी प्रकार दूसरा प्रकार का जो बंध है वो है कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। कार्बनिक रसायन में इस प्रकार का बंध एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्बनिक यौगिक अधिकांशतः सहसंयोजक बंधी होते हैं। इस बंध में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन गुण के युग्मों का साझा होता है और साझेदारी द्वारा एक स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं और साजित के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का बराबर अधिकार होता है। इस आधार पर यदि वह एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड, यदि दो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो द्विबंध और यदि 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड हम दो परमाणुओं के मध्य लगा देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मीथेन, एथेन, एथीन, प्रोपीन, एथाइन इस प्रकार के यौगिकों में इस प्रकार के सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार का जो बंध है वो महत्वपूर्ण बंध है। ये एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध की भांति ही इसमें भी दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है।
अंतर केवल यह होता है कि सहसंयोजक बंध में साजित इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का अधिकार होता है, परंतु उपसहसंयोजक बंध में साजित इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला केवल एक परमाणु होता है। दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन देने का कोई योगदान नहीं होता। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे डोनर या दाता परमाणु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहा जाता है। इस प्रकार परमाणु इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक रिक्त कक्षक का होना आवश्यक है। इस बंध को हम तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे नोक द्वारा दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर दर्शाते हैं। जिस प्रकार RNC में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु अपना एक लोन पेयर कार्बन परमाणु को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दे रहा है, अतः उसमें एक तीर का निशान ये बताता है कि उसमें एक उपसहसंयोजक बंध है। इस प्रकार हम उपसहसंयोजक बंध को दर्शाते हैं। यौगिकों के गुण सहसंयोगिकों की भांति होते हैं। इस बंध जुड़े दोनों परमाणुओं का फॉर्मल आवेश आ जाता है। दाता परमाणु पर +1 और ग्राही परमाणु पर -1 फॉर्मल आवेश आ जाता है। किसी परमाणु में किसी भी परमाणु के फॉर्मल आवेश को ज्ञात करने के लिए परमाणु की संख्या, उसमें से असहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस सहसंयोजक बंधों की संख्या को घटाने पर हमें फॉर्मल आवेश प्राप्त होता है। इस प्रकार हम RNC को देखें तो हम देखते हैं कि कार्बन पर फॉर्मल आवेश, चूँकि वो ग्राही परमाणु है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 - 2 + 3 असहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 जो उसके पास है, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार उसमें फॉर्मल चार्ज -1 आ जाता है। बंध लंबाई। सहसंयोजक बंधों से बंधित किन्हीं दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी बंध लंबाई कहलाती है, जिसे हम RAB A और B परमाणुओं के मध्य की दूरी भी कहते हैं। नाभिकों के मध्य की दूरी, जिसमें RA A नाभिकों की त्रिज्या है, जबकि RB B नाभिकों की त्रिज्या है, अर्थात वह निम्नतम दूरी जिस पर दोनों परमाणु पास पास आ जाते हैं उस दौरान उनके नाभिकों के मध्य की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। इसी प्रकार बंध कोण किसी अणु में उपस्थित दो निकटवर्ती बंधों के मध्य का कोण बंध कोण कहलाता है। बंध कोण निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, केंद्रीय परमाणुओं के संकरण पर। केंद्रीय परमाणु के संकरण ही बंध कोण का निर्धारण करता है, और संकरण में परिवर्तन के साथ साथ बंध कोण के मान में भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए sp3 संकरण में बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, जबकि sp2 व sp संकरण में बंध कोण के मान क्रमशः 120 डिग्री और 180 डिग्री होते हैं। जैसा कि हमने 11th और 12th कक्षाओं में भी देखा है कि मीथेन अणु में sp3 संकरण होता है, उसका बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट, जबकि BCl3 या बेरियम बोरॉन ट्राइक्लोराइड में हम देखते हैं कि 120 डिग्री का, क्योंकि उसमें sp2 होता है, और बेरियम डाइक्लोराइड में 180 डिग्री या sp संकरण होने के कारण 120 डिग्री का कोण पाया जाता है। इसी प्रकार केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर की स्थिति के आधार पर भी जैसे जैसे लोन पेयर की संख्या बढ़ती जाती है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता जाता है, उससे बंध कोण में कमी आ जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं मीथेन में कोई लोन पेयर नहीं आता 109 डिग्री का, जबकि अमोनिया में एक लोन पेयर 160 डिग्री का, और जबकि जल में 2 लोन पेयर है अतः 104 डिग्री का बंध कोण पाया जाता है, जबकि तीनों में संकरण एक ही प्रकार का है। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ने पर बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, साथ ही साथ बंध कोण के मान में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार जब ऑक्सीजन और जल और H2S के अध्ययन करें तो दोनों में संकरण समान प्रकार का है, परंतु ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सल्फर से अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन केंद्रीय नाभिक के नज़दीक आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण उसका बंध कोण का मान अधिक होता है। बंध ऊर्जा। जब बंध का विखंडन करते समय बनने वाली ऊर्जा अथवा बंध के निर्माण करने पर उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है। अतः बंध ऊर्जा के निम्न 2 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला, बंध वियोजन ऊर्जा। 1 मोल बंध का विखंडन करते समय लगने वाली ऊर्जा बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के लिए H2O में पहले बंध को तोड़ने के लिए 118 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे बंध को तोड़ने के लिए 100 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ये दोनों ऊर्जाएं बंध वियोजन ऊर्जाएं कहलाती हैं। औसत बंध ऊर्जा।
यदि किसी अणु के लिए सभी बंधों की वियोजन ऊर्जाओं का औसत ज्ञात कर लिया जाए तो ये ऊर्जा औसत बंध ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के लिए H2O में औसत बंध ऊर्जा का मान, चूँकि पहले बंध को तोड़ने के लिए 118 किलो कैलोरी और दूसरे बंध को तोड़ने के लिए 100, अतः दोनों का योग डिवाइडेड बाय यानी 109 डिग्री किलो कैलोरी होता है। अनुनाद ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जब किसी यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या उसकी एक संरचना से संभव नहीं होती हो तो इस यौगिक की कई संरचनाएं दी जाती हैं। ये सभी संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। यह घटना को ही हम अनुनाद कहते हैं। अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, अतः पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण की घटना को ही हम अनुनाद कहते हैं। यह अभिक्रियाएं, यह अनुनाद की जो घटना है वो हमें बेंजीन वलय में अच्छी तरह दिखाई देती है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूरी वलय में होता है, अतः एक अनुनादी संकर बन जाता है। यौगिक की वास्तविक संरचना सभी अनुनादी संरचनाओं का सम्मिलित रूप होती है, जिसे अनुनादी संकर कहा जाता है। अनुनादी संकर का स्थायित्व सभी अनुनादी संरचनाओं से अधिक होता है, अतः अनुनाद के कारण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस ऊर्जा को अनुनादी ऊर्जा कहते हैं। अनुनाद के प्रभाव। अनुनाद के कारण स्थायित्व में वृद्धि होती है, परंतु क्रियाशीलता में कमी आती है। उदाहरण के लिए वाइनिल क्लोराइड का हम अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि वाइनिल क्लोराइड अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है और इसकी क्रियाशीलता एथिल क्लोराइड से कम हो जाती है। इसी प्रकार क्लोरोबेंजीन वाइनिल बेंजीन की तुलना में अधिक अनुनादी संरचनाएं दर्शाता है। इस कारण क्लोरोबेंजीन का स्थायित्व वाइनिल क्लोराइड से भी अधिक होता है। जब हम वाइनिल क्लोराइड को देखते हैं तो हम देखते हैं कि क्लोरीन पर उपस्थित एकल इलेक्ट्रॉन युग्म का अनुनाद में भाग लेते हैं और इस प्रकार यौगिक में एक धन और एक ऋण अस्थायी आवेश उत्पन्न हो जाता है और अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। उसी प्रकार क्लोरोबेंजीन में भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म को बेंजीन विलय पर दिया जाता है और क्लोरीन पर धनावेश और बेंजीन विलय पर ऋण आवेश आ जाता है और अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। अनुनाद के कारण एकल बंध के लक्षण आ जाते हैं। इसी प्रकार द्विबंध में एकल बंध के लक्षण आ जाते हैं, अतः अनुनाद में भाग लेने वाले सभी बंधों के मध्य लंबाई बराबर हो जाती है। जिस प्रकार बेंजीन में हम देखें तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन अग्र पूरे वलय में घूमता है, अतः उसमें द्विबंध और सिंगल बॉन्ड दोनों के युग्म आ जाते हैं। इसी प्रकार एसीटेट CO2 माइनस आयन में भी अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये कार्बोक्सिलेट आयन है और इसके कारण इसमें द्विबंध और सिंगल बंध दोनों की गुण पाए जाते हैं। अति संयुग्मन प्रभाव के उपयोग। हाइपर कॉन्जुगेशन किसी भी परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन या सिग्मा बंध के अस्थायी रूप से टूटने पर बनता है। वो बंध तो वहाँ उपस्थित रहता है, परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बंध टूट गया है। इस प्रकार का जो बंध किसी अणु में पाया जाता है तो वह उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन उत्पन्न करता है। एल्किल मुक्त, इसके आधार पर स्थायित्व। एल्किल मुक्त मूलक में इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूरा नहीं होता, अतः कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता होती है। यदि इस कार्बन परमाणु से एक मेथिल समूह जोड़ दिया जाए तो अति संयुग्मन प्रभाव के कारण निम्न अनुनादी संरचनाएं होती हैं। यदि हम मेथिल परमाणु को देखें तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु अपने बंध को अस्थायी रूप से तोड़ देता है, परंतु वह जुड़ा उसी परमाणु से रहता है। इस प्रकार उसमें बंध का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर होता रहता है। अतः कार्बन परमाणु से जुड़ने वाले एल्किल समूह की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी बढ़ जाती है। अतः अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ जाने के कारण एल्किल मुक्त मूलकों का स्थायित्व बढ़ जाता है। कार्बोनियम आयन का स्थायित्व। कार्बोनियम आयन के स्थायित्व में भी हाइपर कॉन्जुगेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बोनियम आयन में कार्बन परमाणु पर धनावेशित उपस्थित रहता है। यदि इस कार्बन परमाणु से एक मेथिल समूह जोड़ दिया जाए तो अति संयुग्मन प्रभाव के फलस्वरूप निम्न अनुनादी संरचनाएं बनती हैं और हम देखते हैं कि एक नॉन बॉन्ड यौगिक प्राप्त होता है। वहाँ बंध तो उपस्थित होता है परंतु दिखाई नहीं देता। धनावेशित कार्बन से जुड़ने वाले एल्किल समूह की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। इस कारण कार्बोनियम आयनों का स्थायित्व बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि मेथिल धनायन, एथिल धनायन, 2 प्रोपिल धनायन और इसी प्रकार 3 डिग्री धनायन में हम देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है
तो उनके स्थायित्व में भी वृद्धि होती जाती है। एल्किल बेंजीन की क्रियाशीलता। एल्किल बेंजीन वलय से एक मेथिल समूह को हाइड्रोजन प्रतिस्थापन के द्वारा जोड़ दिया जाए तो अति संयुग्मन प्रभाव के कारण अल्फा हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है। इस कारण उसमें संयुग्मन प्रभाव के कारण अनुनाद पाया जाता है और उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। उपरोक्त अनुनादी संरचनाओं के कारण वलय में ऋणावेशित उत्पन्न हो जाता है। इस कारण वलय की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, अनुनादी संरचनाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है, अतः एरोमेटिक यौगिकों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। जब हम देखते हैं कि टोलुइन, एथिल बेंजीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन या फिर टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन को हम देखें तो हम देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। एल्कीन के स्थायित्व। अति संयुग्मन के प्रभाव के आधार पर ही सेजेफ नियम को समझाया जा सकता है। इस नियम के अनुसार वह एल्कीन अधिक स्थायी होती है जिसमें द्विबंध कार्बन से जुड़ने वाले एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है। यदि एल्किन असंतृप्त कार्बन पर एक मेथिल समूह जोड़ दिया जाए तो अति संयुग्मन प्रभाव के फलस्वरूप निम्न अनुनादी संरचनाएं बनती हैं और ये उसके स्थायित्व में वृद्धि करती है। द्विबंध कार्बन से जुड़ने वाले एल्किल समूहों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी बढ़ती जाती है। अतः इस अति संयुग्मन प्रभाव के फलस्वरूप अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ जाने से एल्किन के स्थायित्व में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एथीन या मेथिल एथीन या जिसे हम प्रोपीन भी कहते हैं या डाईमेथिल एथीन या सिस मेथिल एथीन ब्यूटीन या टेट्रामेथिल एथीन जो कि इसका व्युत्पन्न नाम है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने से उसके स्थायित्व में वृद्धि होती है। केंद्रीकृत व विकेंद्रीकृत रासायनिक बंध। केंद्रीय अणुओं में विद्यमान सहसंयोजक बंध यदि दो परमाणुओं के मध्य केंद्रीकृत हैं तो उसे केंद्रीकृत बंध कहते हैं। लेकिन कभी कभी कार्बनिक अणुओं में सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन दो बंधित परमाणुओं पर केंद्रित न होकर पूरे अणु पर विकेंद्रित हो जाते हैं, जैसा कि हमें 1,3-ब्यूटाडाइन या 1,4-पेंटाडाइन में देखने को मिलता है। इसमें हम 1,3-बेटाडाइन में देखते हैं कि जो उनमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं बंध में वो पूरे चारों कार्बन परमाणुओं पर विकेंद्रित हैं, जबकि 1,4-पेंटाडाइन में हम देखते हैं कि वो केवल सिर्फ दो परमाणुओं तक ही सीमित है। इसी प्रकार बेंजीन में भी तीनों पाई बंध विकेंद्रीकृत होते हैं। इसी कारण बेंजीन की केकुले संरचना इस प्रकार की दर्शाई जाती है कि उसमें कार्बन पर बेंजीन वलय पर मध्य में गोलाकार संरचना दिखाई देती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एलिल और बेंजिल आयन को जब हम अध्ययन करते हैं तो एलिल और बेंजीन आयन में भी हम देखते हैं कि इसी प्रकार की संरचना होती है और बेंजिल पर कार्बन CH2 धन आयन होता है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय से लेकर बेंजीन वलय पर धन आवेश अपने आप अनुनादी संरचनाएं दर्शाता है। उसी प्रकार एलिल परमाणु में भी CH2+ आयन होता है और पाई बंधी के साथ अनुनादी संरचनाएं रखता है। अंतर्निहित या समावेशी यौगिक। इंक्लूजन कंपाउंड्स। यदि किसी यौगिक में जालक के छिद्रों में अन्य पदार्थ के अणु इस प्रकार फिट हो जाएं कि वे दोनों संयुक्त रूप से एक पदार्थ की भांति व्यवहार करें, लेकिन उनके मध्य में न तो किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो न कोई रासायनिक बंध बने, तो इस प्रकार के बंध बने हुए यौगिक अंतर्निहित यौगिक या इंक्लूजन कंपाउंड कहलाते हैं। इनमें जो मुख्य पदार्थ अर्थात जिनमें क्रिस्टल जालक होते हैं उसे मेजबान या होस्ट कहते हैं और जिस पदार्थ के अणु उसमें अंतर्निहित होते हैं उसे गेस्ट कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला वाहिका या नाल यौगिक, चैनल और कैनाल कंपाउंड। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, इन यौगिकों में मेजबान अणु कुछ इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनके मध्य एक लंबी वाहिका या नली जैसा स्थान बन जाता है और ये लंबी श्रृंखला युक्त यौगिक वहाँ उपलब्ध होते हैं तो वह इस नाल मेहमान के अणु में फिट हो जाते हैं। इस प्रकार वाहिका या नाल यौगिकों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए यदि 6-7 कार्बन परमाणु युक्त कोई सीधी श्रृंखला वाले एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड आदि की उपस्थिति में यूरिया का क्रिस्टल लगाया जाए तो यूरिया के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर इस प्रकार के क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं और हमें नाल यौगिकों का निर्माण प्राप्त होता है। इसी प्रकार एल्केनों की एक सीधी श्रृंखला वाले शाखायुक्त श्रृंखला वाले एल्केनों को पृथक किया जा सकता है। दूसरी प्रकार के जो यौगिक हैं वो महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिसे हम क्लेथ्रेट यौगिक भी कहते हैं। इन यौगिकों में मेजबान अणु कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनके मध्य एक छोटा सा छिद्र रह जाता है
और मेहमान अणु इसमें फिट हो जाते हैं। सामान्यतः ये मेहमान अणु छोटे आकार के होते हैं जो जालक के सूक्ष्म छिद्रों में आसानी से फिट हो जाते हैं। इन यौगिकों का मेजबान तथा मेहमान अणुओं के मध्य कोई अंतरक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। जैसे वायुमंडलीय दाब पर आर्गन, क्रोमियम या जिनोन को किसी क्विनॉल में घोल दिया जाए तो फिर इस विलयन को ठंडा किया जाए तो क्रिस्टलीय क्विनॉल क्लिथेट यौगिक कहलाते हैं। क्विनॉल अणु हाइड्रोजन बंधों द्वारा परस्पर पंजरनुमा संरचना बनाते हैं और उनके मध्य छिद्र में इस प्रकार की या उत्कृष्ट गैस के अणु फंस जाते हैं। इन क्लिथेट यौगिकों की सहायता से नियोन गैस को आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन से पृथक किया जा सकता है। क्योंकि आकार छोटा होने के कारण ये गैस विस्तृत होकर निकल जाती है। इसके अतिरिक्त इन क्लिथेट यौगिकों की सहायता से कई प्रकार के अन्य यौगिक भी बनाए जाते हैं। आवेश स्थानांतरण संकुल या टास्क ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। कई बार कुछ इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन रिच कार्बनिक अणु और इलेक्ट्रॉन न्यून अणु परस्पर एक एक अनुपात में संयुक्त करके ऐसे संकुल निर्माण करते हैं जिनका स्पेक्ट्रा इन दोनों के जोड़ के बराबर नहीं होता और ये अत्यंत गहरे रंग के होते हैं। उदाहरण के लिए मिसिटिलीन में 3 मैथिल समूह होते हैं जो प्रबल +I प्रभाव के कारण बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन धनी बना देते हैं। इन्हें हम दाता अणु कहते हैं। यदि ऐसे अणु 135 टाइनाइट्रोबेंजीन के संपर्क में आए तो आवेश स्थानांतरण संकुल या चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। नाइट्रो समूह के प्रबल -I व -M प्रभाव के कारण बेंजीन वलय अत्यंत इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। इन्हें हम ग्राही या एक्सेप्टर अणु कहते हैं। अतः यदि ऐसे वलय दाता परमाणु के संपर्क में आते हैं तो ऋणावेशित दाता अणु D या डोनर इलेक्ट्रॉन आवेश का स्थानांतरण ग्राही अणु या एक्सेप्टर की ओर A की ओर हो जाता है। इस क्रम में दोनों वलय परस्पर समानांतरित होकर अतिव्यापन करती हैं। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि आवेश स्थानांतरण संकुल 2 प्रकार की संरचनाओं का अनुनादी संकर है। इस संरचना अबंधी होती है, जैसे मेसिटिलीन के ऋणावेशित वलय और ट्राइनाइट्रोबेंजीन की वलय आपस में